Discussing biotechnology, process and application. In the last lecture, we have discussed about the how to separate the enzymes. कल हमने देखे थे कि कैसे एंजाइम्स को कट करना है। हमें मेनली डीएनए को बाहर निकालना था, तो हमने ये एंजाइम्स यूज किए थे। अब उस बल्क ऑफ एंजाइम्स में से हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से एंजाइम को सेपरेट किया था। हमने देखा था डीएनए के पास निगेटिव चार्ज होता है। वो निगेटिव चार्ज जो है, बेस ऑन साइज हमने उसको देखा था कि डिस्टेंस उतना ट्रैवल करेगा जितनी छोटी साइज होगी। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट है, ऊपर वाला सबसे थिकेस्ट फ्रैगमेंट है। और जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने आइडेंटिफाई करने के लिए मार्कर के साथ ये किया था। मार्कर के लाइन में जो भी आ रहा था ये मार्कर है, उसके पैरेलल में जो भी आ रहा था वो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, मूविंग फर्दर, विल डिस्कस ये जो हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे बैंड्स दिख रहे हैं वो कौन से कलर के होते हैं और किस वजह से दिखते हैं। नो, द बैंड which will be seen, it will be orange in color, and it will be only visible only after treating it with ethidium bromide. हम लोग इथिडियम ब्रोमाइड को नहीं डालेंगे और उसको यूवी लाइट में देखना पड़ेगा, तभी ये बैंड्स डीएनए के विजिबल होंगे, वरना वो विजिबिलिटी नहीं दिखेगी। आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एकदम प्लेन दिखेगा। यहाँ पे ऐसे बैंड्स देखने के लिए हमें इस मशीन के अंदर, जब फ्रैगमेंट्स हमें लगे कि ट्रैवल कर चुके होंगे, तो इथिडियम ब्रोमाइड डालना पड़ेगा और यूवी लाइट में देखना पड़ेगा। The desired fragment is cut and removed from matrix called dilution, ये हमने देखा था। अब एम्प्लीफिकेशन कैसे होगा। अब हमारे पास तो एक फ्रैगमेंट है, ऐसे हम हर एक के बॉडी से फ्रैगमेंट निकालने गए तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो बेटर है कि हम वो जो एक फ्रैगमेंट हमने इतनी मुश्किल से आइसोलेट किया है उसको जेरोक्स कर ले, उसको मल्टीप्लाई कर ले। तो जैसे अब पेपर को हम जेरोक्स मशीन में डालते हैं, वैसे ही जीन्स के लिए भी एक मशीन है जो उसको मैग्नीफाई करती है, जो उसको उसका नंबर बढ़ाती है। तो उस मशीन को हम पीसीआर बोलते हैं। ठीक है, तो एम्प्लीफिकेशन करना है तो टू एम्पलीफाई द जीन ऑफ इंटरेस्ट, GOI मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो जीन हमें चाहिए था उसमें से, या जो जीएनए का फ्रैगमेंट चाहिए था, to amplify the gene of interest for obtaining more product, we need to amplify it. Now, पीसीआर जो है वो मशीन है जो एम्प्लीफिकेशन में मदद करती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। It is an instrument which amplifies DNA 2 million times. It has 3 steps: पहला denaturation, second annealing and third extension. ये जो मशीन है इसमें 3 स्टेप्स है: डिनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। डिनेचुरेशन, ये इट इज द फर्स्ट स्टेप इन विच द डीएनए फ्रैगमेंट जो है वो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और वो टूट जाता है। ओके, और इसमें टेम्परेचर कितना होता है, 94 डिग्री सेल्सियस। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया, ये आपको याद रखना पड़ेगा। टेम्परेचर कितना है, 94 टेम्परेचर पे हम इसको हीट करते हैं ताकि डीएनए टूट जाए। एग्जाम्पल, ये डीएनए है, इसमें ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, देन दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमें उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़नी है, ना कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो हमने हीट किया तो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए, और जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया तो वो 2 फ्रैगमेंट्स में अलग अलग हो गया। एक का डायरेक्शन 5-3 है और दूसरे का 3-5 है। ओके, जैसे ही ये टूटेगा, ये प्रोसेस में पहला स्टेप खत्म हो जाएगा जिसको हमने डीनेचुरेशन। अब क्या होगा, डीनेचुरेशन होते ही वहां पे हमने प्राइमर डाला था, तो वो प्राइमर आके 3 एंड पे अटैच हो जाएगा। देखो ये 3 एंड है, यहाँ पे आके ऐसा प्राइमर अटैच हो गया। दिस इज प्राइमर। इसमें भी ये एक प्राइमर है, इसमें भी यहाँ पे 3 एंड पे आके एक प्राइमर अटैच हो जाएगा।
ठीक है, तो प्राइमर हमेशा 3' एंड पे अटैच होगा। आपने मेंडेलियन जेनेटिक्स और उसमें जेनेटिक्स चैप्टर में पढ़ा होगा प्राइमर। जैसे ही प्राइमर लग जाएगा वहां से सेकंड स्टेप शुरू हो जाएगा जिसको एनीलिंग बोलते हैं। दी स्टेप हैज अ टेम्परेचर ऑफ 54 डिग्री सेल्सियस। इस स्टेप का टेम्परेचर है 54 डिग्री सेल्सियस। एंड इन दिस स्टेप डीएनए प्राइमर जो है 3' to 5' एंड पे बाइंड करता है। व्हाट इट डू, इट बाइंड्स एट द 3' and 5' ends। ओके, अब क्या होगा उसके बाद, तीसरा स्टेप, जैसे ही प्राइमर बाइंड करेगा उसके बाद डीएनए फ्रैगमेंट्स जो है वो इलोंगेट होना शुरू करेंगे और न्यू पेरेंट न्यू डॉटर डीएनए बनाएंगे। उस स्टेप को हम एक्सटेंशन बोलते हैं। एक्सटेंशन के अंदर क्या होगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और यहाँ पे जो हमने डीएनए पॉलीमरेज यूज किया है वो है टैग पॉलीमरेज। वो हमने क्या यूज किया है, टैग पॉलीमरेज इज यूज फॉर एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ फ्रैगमेंट्स। दिस स्टेप हैज अ टेम्परेचर ऑफ 75 डिग्री सेल्सियस। एवरेज में 72 तक भी जाता है। तो इसमें हमने जो क्वेश्चन आएगा नीट में वो ये आएगा कि डीएनए पॉलीमरेज कौन सा यूज किया है। तो इसमें जो डीएनए पॉलीमरेज यूज हुआ है दैट इज टैग पॉलीमरेज। एंड टैग पॉलीमरेज इज ऑब्टेन फ्रॉम अ स्पेशल बैक्टीरिया कॉल्ड थर्मस एक्वाटिकस। इसका नाम टैग कैसे पड़ा, ये एक बैक्टीरिया से मिलता है, आर्की बैक्टीरिया के टाइप में, जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। ये जो बैक्टीरिया है ये काफी हॉट स्प्रिंग्स वगैरह में रहता है। ये 800 डिग्री सेल्सियस तक सरवाइव कर सकता है। तो हमारा बाकी सारे पॉलीमरेज 40 डिग्री के अंदर डीनेचर हो जाते थे। तो हमने ऐसा पॉलीमरेज ढूंढा है जो 800 डिग्री सेल्सियस को भी आराम से झेल सके। तो वो जो जिस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया से हमने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम निकाला है उसको हम बोलते हैं थर्मस एक्वाटिकस। तो हमने इसका नेमिंग कैसे किया, पहला लेटर जीनस से लिया एंड नेक्स्ट दो लेटर स्पीशीज से लिया, TAQ। तो इसका नाम बन गया टैक। तो टैक पॉलीमरेज हमने यूज किया ऐसे डीएनए पॉलीमरेज जिसने पॉलीमराइजेशन कंटिन्यू करवाया। तो हमने देखा था, हमने 3' एंड पे लगाया था। अब उस पे डीएनए पॉलीमरेज धीरे धीरे न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। देखो यहाँ पे प्राइमर है एनीलिंग का, यू कैन सी। उसके बाद क्या हो रहा है, डीएनए पॉलीमरेज उसमें न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर रहा है और दो नए सीक्वेंस बन गए, एक ये और एक ये। ठीक है, तो 30 ऐसा ही अगर 30 साइकिल तक हो जाए तो 1 बिलियन कॉपीज नियरली आ जाएंगे। मतलब 1 बिलियन कॉपीज इन 30 साइकिल। 30 साइकिल कंप्लीट होते होते लगभग 1 से 2 घंटे में हमारे पास 1 बिलियन कॉपीज आ जाएगी। अब नीट में इसके इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि कितने साइकिल पे कितने फ्रैगमेंट्स मिलेंगे, 4 साइकिल बाद, 5 साइकिल बाद। तो इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, 2 की पावर n। अगर मैं बोलूँ कि पीसीआर से मैं 5th साइकिल पे कितने फ्रैगमेंट बना लूंगा, तो तुम्हें 2 × पावर 5 है तो 5 बार 5 लिख दो। तो 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32। तो 5 साइकिल बाद मेरे पास 32 फ्रैगमेंट होंगे। और अगर 30 साइकिल कर लिया तो डायरेक्टली कितना मिल जाएगा, 1 बिलियन कॉपीज, क्योंकि वो 2 की पावर n से मल्टीप्लाई होता है। डन। तो अब हमने बहुत सारे बिलियन ऑफ कॉपीज बना लिए जीन के। अब हमें उसको होस्ट के अंदर डालना है जो उसको रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, तो वो जो होस्ट होगा वो इस टॉपिक में तुम लोगों को बैक्टीरिया होगा, वरना हम कोई भी होस्ट बना सकते हैं, पर यहाँ पे हमें बैक्टीरिया के थ्रू बनाना है। तो अब होस्ट के अंदर हम जीन को कैसे डाल सकते हैं, या डायरेक्टली डाल सकते हैं या इनडायरेक्टली डाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट मेथड से हम जा रहे हैं तो डायरेक्ट मेथड के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। पहला है डाइवैलेंट कटायन मेथड। सेकंड है
बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड, बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड। थर्ड है हीट शॉक मेथड, ठीक है, हीट शॉक मेथड। एंड फोर्थ है माइक्रो इंजेक्शन। और इनडायरेक्ट का एक ही टेक्निक है, वेक्टर के थ्रू जाना। ओके, नाउ डाइवैलेंट कैटायन मेथड में क्या होता है, होस्ट इज मेड कॉम्पिटेंट, होस्ट को कॉम्पिटेंट किया जाता है, होस्ट के सेल्स को, टू टेक द जीन ऑफ इंटरेस्ट। नाउ कैसे करते हैं, वी कैन इंक्रीज इट्स अपटेक बाय द होस्ट पोर्स इन द सेल वॉल बाय एडिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। जैसे ही हम डाइवैलेंट आयंस डालते हैं तो अपटेक ऑफ द होस्ट बढ़ा देता है बाय, ताकि कॉम्पिटेंट नेचर का हो जाए और वो आराम से अंदर जा सके। बायोलिस्टिक मेथड या जीन गन मेथड, इट इज डन बाय प्लांट्स ओनली। ये जो मेथड है जीन गन का, तो ऐसा याद रखो गन चलाना है प्लांट्स में, इंसानों पे नहीं, तो आपको प्लांट्स याद रखना पड़ेगा। इट इज डन इन प्लांट्स ओनली। हियर जीन इज केप्ट इन अ micropipette, and then microparticle is coated with gold and tungsten। किसके साथ कोट करते हैं उस जीन को, गोल्ड या टंगस्टन के साथ। देन एंड शूटेड एट अ हाई टेम्परेचर, सॉरी, एंड शूटेड विद अ हाई वेलोसिटी, उसको ऐसे जोर से हिट करते हैं कि वो सीधा साइटोप्लाज्म में जाता है। तो हमने बिना कुछ किए, बिना कॉम्पिटेंट बनाए, सीधा गोली के थ्रू उसको अंदर भेज दिया। Second, a heat shock method. Host is made competent by placing it with gene of interest to keep it on ice, then heat and again on ice। इसमें कितना टेम्परेचर होता है, 42 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। इसमें क्या करना है, जो बैक्टीरिया है उसके बगल में हम लोग जीन रख देंगे जो हमें होस्ट के अंदर डालना है। फिर उसको पहले आइस पे रखेंगे, फिर उसके बाद उसको गर्म करेंगे तुरंत, और फिर से उसको आइस पे रख देंगे। इस चक्कर में क्या होगा, पोर्स बन जाते हैं सेल वॉल के अंदर। पोर्स बन गए एक बार सेल वॉल के अंदर, तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आसानी से अंदर चला जाता है। तो ये है हीट शॉक मेथड। और जो लास्ट टेक्निक है वो है माइक्रो इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, इट कैन बी डन फॉर एनिमल सेल्स। जैसे बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के लिए है, वैसे ही माइक्रो इंजेक्शन मेथड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के लिए है। It can be done for animal cells. The gene of interest as inserted into the cytoplasm of cell directly with the uh, help of injection। हम क्या करते हैं, एक इंजेक्शन के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, उसको साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू इंसर्ट कर देते हैं। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक। ओके, अब अगर इनडायरेक्ट टेक्निक की बात करें, इनडायरेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, वेक्टर। वेक्टर मतलब एजेंट। तो इसमें जो वेक्टर्स है, वेक्टर इज द मीडियम दैट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट द जीन ऑफ इंटरेस्ट इन द होस्ट सेल। हम लोग इस चैप्टर में इनडायरेक्ट टेक्निक से जाएंगे, डायरेक्ट टेक्निक्स के नाम हमने देख लिए, पर हमें इसमें इनडायरेक्ट टेक्निक के थ्रू जाना है, तो हम इसमें इनडायरेक्ट के थ्रू जाएंगे वाया वेक्टर्स। तो वेक्टर्स दिए हैं, वेक्टर्स जो होते हैं वो मीडियम होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक वेक्टर जो लिया है उसको प्लाज्मिड लिया। कौन से वेक्टर को, प्लाज्मिड को एक वेक्टर माना है। तो जैसे एग्जांपल में जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको मैंने एक वेक्टर में इंसर्ट किया, उस वेक्टर को कट करने के बाद उसको जीन में इंसर्ट किया। देखो यहाँ पे इंसर्ट किया है, यहाँ पे मैंने उसको कट करके इंसर्ट कर दिया जीन को, और फिर उस वेक्टर को होस्ट के अंदर, ये होस्ट है, होस्ट के अंदर डाल दिया, और फिर हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट भी होस्ट के अंदर चला गया हुआ है वेक्टर। अब वेक्टर इजीली बैक्टीरिया ने क्यों एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि जो प्लाज्मिड है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मैटर है बैक्टीरिया का, उसी के जैसा दिखता है, उसी का एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है डीएनए का। उसको हम, तो वो तो खुद का सेल्फ डीएनए समझ के आराम से अंदर ले लेता है, और उसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी चला जाता है और वो रेप्लिकेट करेगा। नाउ वेक्टर्स फॉर प्लांट्स, अब इसमें हमें बहुत सारे वेक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो वेक्टर्स फॉर प्लांट जो है वो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। क्या नाम है उसका, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। अब ये जो वेक्टर है इसको टी आई प्लाज्मिड भी बोलते हैं, टी आई प्लाज्मिड। व्हाट इज दिस, टी आई प्लाज्मिड जो है उसका बेसिक फंक्शन क्या है कि वो पहले प्लांट्स के अंदर ट्यूमर कॉज करता था, ट्यूमर इंड्यूसिंग।
हमने क्या किया, वो हर एक सेल के पास जा रहा था, तो हमने उसको लिया, उसका मेन जीनेटिक मटेरियल जो था आरएनए डीएनए, वो हमने निकाल दिया, और उसकी जो कैंसर कॉजिंग कॉजिंग प्रॉपर्टी थी उसके अंदर हमने इंसुलिन या जो भी हमें प्लांट को मान लो ग्रीन कलर बनाना है, तो वो जीन डाल दिया। अब हमने उसको इन्फेक्ट करने दिया, अब उसको लग रहा है वो उसका टॉक्सिक जीन ट्रांसफॉर्म कर रहा, बट वो ट्रांसफॉर्म क्या कर रहा है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब प्लांट मरने की जगह और ग्रीन हो जाएगा। तो ये जो टेक्निक है प्लांट्स में, हमने उसको एक वेक्टर के थ्रू करवाया, और वो वेक्टर पहले उसको डिसीज कॉज करता था। अब कौन सी डिसीज, ट्यूमर, पर अब कॉज नहीं कर रहा है क्योंकि हमने उसके जीनोम बदल दिए। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन, अब ये जो मैंने जीनोम बदले इसको डिसआर्म्ड बोलते हैं, यहाँ मैंने लिखा है डिसआर्म्ड पैथोजेंस। यहाँ पे जो पैथोजेंस थे जो पहले इफेक्ट कर रहे थे, अब वो मदद कर रहे हैं क्योंकि हमने उनको डिसआर्म्ड कर दिया। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन और टीआर प्लाज्मिड दोनों एक ही नाम है। एनिमल्स के लिए जो वेक्टर है उसका नाम है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस यस एचआईवी का वायरस। एचआईवी भी हमारे हर सेल को इन्फेक्ट करता है, तो अगर हमें किसी सेल को कोई चीज पहुंचानी है, कोई जीन थेरेपी देनी है, तो हम क्या करेंगे, रेट्रोवायरस के अंदर जो उसके दो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है उसको हटा के हम जीन डाल देंगे। और वायरस को लगेगा वो क्या इन्फेक्ट कर रहा है, अपने जीनोम, बट वो क्या अंदर इंसर्ट जाके करेगा, हमारे काम की चीज। तो रेट्रोवायरस जो है वो हम ह्यूमंस में या मेल एनिमल्स के अंदर कॉमनली यूज करने वाला वेक्टर है। प्लांट्स के लिए टी प्लाज्मिड है, बैक्टीरिया के लिए सिर्फ प्लाज्मिड है। ठीक है। अब आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए वेक्टर्स की या ट्रांसपोर्टिंग एजेंट की। द वेक्टर शुड हैव मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट। वेक्टर के पास मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। रेस्ट्रिक्शन साइट वो जगह होती है जहाँ पे वो मॉलिक्यूलर सीजर कट मारता है। द वेक्टर शुड हैव मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट। प्रोसीजर। अब टाइम का मतलब से बने हुए हैं, तो जो सारा लाइगेस लगेगा, विच विल बी कॉस्ट एफिशिएंट, हमारी कॉस्ट एफिशिएंसी कम कर देगा, और इट विल हैम्पर अवर प्रोजेक्ट। तो हम लोग बायोटेक के अंदर जितना से जितना ज़्यादा चीज़ें सोबर और सिंपल रहे उस पर फोकस करते हैं। तो वेक्टर में मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए, ना कि एक ही होना चाहिए। आइडियल फीचर विच नीड्स टू बी प्रेजेंट इज, ऊपर हमने जो लिखा है। ठीक है। अब वेक्टर्स में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स या साइट्स प्रेजेंट होनी चाहिए। पहला है ओ आर आई रीजन। कौन सा, ओ आर आई रीजन। ठीक है ना। ओ आर आई रीजन जो है उसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसमें होता क्या है, इट इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। ये एक सीक्वेंस है वेक्टर के अंदर जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है। इसको हम ओ आर आई इसलिए बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ से जो भी वेक्टर है या बैक्टीरिया का जीनोम है वो रिप्रोड्यूस करना यहीं से शुरू करता है। सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट इन द होस्ट सेल। अगर यहाँ पे कोई भी जीनोम इंसर्ट किया तो वो भी रेप्लिकेट कर जाता है बहुत इजीली, क्योंकि वहाँ पे जो भी प्रोटीन्स वगैरह चाहिए थे वो वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए या रेप्लिकेट करने के लिए। Also, to support high copy number, one should select the vector that has higher ORI copy number. ज़्यादा हाई कॉपी नंबर पाने के लिए वन शुड सिलेक्ट द वेक्टर दैट हैज हाई ORI कॉपी नंबर।
नाउ क्लोनिंग साइट क्या है? इन ऑर्डर टू लिंक जीन ऑफ इंटरेस्ट देयर शुड बी साइट्स फॉर मॉलिक्यूलर सीजर्स। अब उसके अंदर साइट्स होनी चाहिए जहां पे हम उसको लिंक करेंगे। ओके, नाउ आरओपी रिप्रेसर ऑफ प्राइमर एक जगह होती है जो मार्क्स द प्रोटीन, इट मेक्स द प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइडिंग। नेक्स्ट है सिलेक्टेबल मार्कर। Vector should have property to isolate the host between transformant and non-transformant। सिलेक्टेबल मार्कर जो है वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ है कि नहीं जीन, ट्रांसफॉर्म मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर आया है कि नहीं या नहीं आया है। तो देखो आइडियली हमने जो देखा अभी तक पॉइंट्स डिस्कस किए, तो एक वेक्टर ऐसा दिखेगा, सर्कुलर रहेगा और उस पे देखो मल्टीपल साइट्स हैं, बैम के हैं, सेल H1 के, ये सब क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साइट्स हैं। जितनी भी चीजें बाहर की तरफ हैं यहाँ पे इस वाले एंड पे, ये सब क्या इंडिकेट करती हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कट करने की साइट्स। ओके, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कट करने की साइट। डन। तो चाहे वो बैम H1 हो, चाहे वो सेल 1 हो, PVU2 हो, PST1 हो, PVU1 हो, ECOR1 हो, CLA1 हो एंड HindID3 हो, ये सब क्या है? रेस्ट्रिक्शन साइट। अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही एंजाइम की साइट होती, हिंद 3 तो हम अगर जैसे अब यहाँ पे मैं हिंद 3 एक है तो मैंने हिंद 3 एंजाइम में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला तो हिंद 3 एक ही है, तो हमें पता है यही मिलेगा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ कहीं, ऐसा। बट अगर यहाँ पे मल्टीपल हिंद 3 होता, मान लो ये भी हिंद 3 होता, ये भी हिंद 3 होता, तो तुम्हारा जीन इंटरेस्ट यहाँ जाने के चांस है, यहाँ जाने का है और यहाँ जाने का। अब तुम ढूंढोगे कैसे? ये चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देता है, इसलिए ऐसा वेक्टर ढूंढना है जिसमें एक रेस्ट्रिक्शन साइट ही हो और अलग अलग नाम के बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन साइट हो। जैसे इसमें ऑप्शन है अपने पास, हम कहीं पे भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। डन। तो प्लस उसके अंदर सिलेक्टेबल मार्कर होनी चाहिए कि वो ट्रांसफॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ। ट्रांसफॉर्म होना मतलब वो किसी होस्ट में पहुंचा है कि नहीं, वो हम कैसे देखते हैं? रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट जीन की वजह से। तो ये जो अंदर का पार्ट है यहाँ पे मैंने TETR लिखा है, ये एक जीन है जो हमें मदद करता है सिलेक्ट करने में वेक्टर में चेंजेस लाए हैं कि नहीं। और यहाँ पे भी AMPR इज एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट and TETR is tetracycline resistant. Okay. Now what happens is वेक्टर ऐसे सिलेक्टेबल मार्कर कैसे काम करता है? ठीक है, इट हेल्प अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। ये हमें ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट के बारे में प्रॉपर डिटेल्स इंफॉर्मेशन देता है एंड वी कैन थ्राइव इट, वी कैन यूज इट। तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज एक बार देख लो आप लोग फिर से। ठीक है, मल्टीप्लाई, रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए अलग अलग, रेप्लिकेट होना चाहिए, मल्टीपल साइट्स होनी चाहिए अलग अलग एंजाइम के, और ORI रीजन होना चाहिए, क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, ROP। तो ये देखो ये ORI रीजन है, दिस इज ORI। यहाँ से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऐसे डायरेक्शंस में शुरू होगा। ओके, ROP रिप्रेसर ऑफ प्रोटीन, इसके अंदर एक एंजाइम की कट करने की साइट है PVU2 एंड इसके अंदर वो प्रोटीन्स बनते हैं जो रेप्लिकेशन में मदद करते हैं। PST PVU1 के अंदर दो साइट्स हैं इस एरिया में जो कट करेंगी PVU PST, और ये दोनों एक जीन को भी कोड करते हैं एम्फिसिलिन के अगेंस्ट। कोई बैक्टीरिया को अगर इम्यून करना हो तो वो जीन भी कोड करते हैं। सिमिलरली टेट्रासाइक्लिन से इम्यून करने के लिए बैम H1 एंड सेल H1 कोड करते हैं। और ऊपर कोई और जीन नहीं है, दो ही जीन है, एक एम्फिसिलिन है, एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है।
अब हम इस दोनों एम्फिसिलिन टेट्रासाइक्लिन से कैसे, किस बेसिस पे हम यूज कर पाएंगे वो हम देखेंगे, कैसे इस टेक्निक को यूज करके हम रिकॉम्बिनेशन या वेक्टर को सिलेक्ट करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो लेट अस कंटिन्यू। तो वेक्टर एज ए सिलेक्टेबल मार्कर, इट हेल्प अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। अब होस्ट के अंदर हमारा जीन पहुंचा है कि नहीं वाया वेक्टर, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसके थ्रू। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपके पास 10 बैक्टीरिया है, 3 में आपका होस्ट गया, आपका जीन गया, 3 में नहीं गया, तो अब बैक्टीरिया तो हर 10 सेकंड में रेप्लिकेट करती है, और अगर हमने हर बैक्टीरिया को खाना देने लगे तो जो काम के नहीं है वो भी, उनकी कॉलोनी भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। अभी 10 है, बाद में 10,000 होंगे, 10,000 में से 3,000 में जो पहले 3 थे हमारे यूजफुल बैक्टीरिया वो 3,000 हो जाएंगे, पर नॉन यूजफुल फिर से 7,000 हो जाएगा। फिर जब वो 10 लाख होगा तो 3 लाख हमारे टोटल यूजफुल बैक्टीरियाज का काउंट होगा, और 7 लाख नॉन यूजफुल का। तो बड़े नंबर पे जब इंडस्ट्रियल लेवल पे इसको देखोगे तो इसमें वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है। 7 लाख बैक्टीरिया फ्री में खाना खा रहे हैं। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं सिर्फ उन्हीं बैक्टीरियाज को जो रेप्लिकेट होने हैं या जिनके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट या वेक्टर गया है। वो हम कैसे ढूंढेंगे वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो व्हाट वी डू इज, हाउ इट वर्क। सबसे पहले ये रहा जीन, इसको हम जीओआई भी बोलते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीओआई को एक वेक्टर के अंदर लो, वेक्टर मतलब प्लाज्मिड, और उसके अंदर उसको इंसर्ट कर दो, जैसे यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया। जैसे ही वेक्टर के अंदर जीन चला गया हम उसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट। जिसके अंदर जीन चला जाए उसको हम रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। जैसे ही वेक्टर के अंदर जीन गया हम उसको रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बोलेंगे। अब एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि वेक्टर के अंदर वो चला जाए, एक पॉसिबिलिटी ये है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट वेक्टर के अंदर नहीं जा पाया, बाहर ही रह गया। तो उस वेक्टर को हम नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। जो वेक्टर रिकॉम्बिनेंट नहीं शो कर पाया या रिकॉम्बिनेंट नहीं हो पाया। ओके, नो, हमारे पास दो पॉसिबिलिटी। अब ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, ऐसा नहीं कि हम आंखों से देख पा रहे हैं कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा। इसलिए हम प्रोबेबिलिटी का गेम खेलते हैं। व्हाट वी डू इज कि हमने दोनों टाइप के वेक्टर उठा लिए। मतलब मेरे पास 10 वेक्टर थे, 10 वेक्टर में से मान लो 5 में हमारा वेक्टर गया, उसको हम रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बोलेंगे। 5 में नहीं गया उसको हम नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो हमारे पास 50-50 वेक्टर्स हैं, जो और भी प्रोबेबली हो सकता है 80-20, 90-10, 70-30, बट हमने 50-50 का एग्जांपल लिया है कि 50% में गया है, 50% में नहीं गया है। नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ बोथ ऑफ दिस वेक्टर 50-50 वाले इज अलाउड टू एंटर इन द होस्ट। होस्ट यहाँ पे बैक्टीरिया है, तो अब हमें वो दोनों भी वेक्टर रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को होस्ट में जाने देंगे। तो होस्ट में जाने की 3 पॉसिबिलिटीज या 3 प्रोबेबिलिटीज बनती हैं। पहला है कि रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जो है उस, हमारे अंदर पहला प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगा कि हम, कि रिकॉम्बिनेंट वेक्टर गया हो अंदर। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर अगर जाएगा तो एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी, मतलब ये वाला जो हमने ऊपर देखा था। देखो ऊपर दो तरीके की वेक्टर मिले ना हमें, एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर एक नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो दोनों से कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि ट्रांसफॉर्म, मतलब ये वाला वेक्टर अंदर चला जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला चला जाए, ये वाला। और तीसरी पॉसिबिलिटी बनेगी ना तो ये वाला जाए और ना तो दूसरा वाला, दोनों भी ना जा पाए अंदर। ऐसी पॉसिबिलिटी कभी नहीं बनेगी कि दोनों भी एक साथ जाएं।
हम उसको डिजाइन ही वैसा करते हैं, एक ही जा सकता है। अब अगर दोनों भी वेक्टर ना पहुंचे होस्ट के अंदर, देन उस वेक्टर में या उस होस्ट में वो वेक्टर ना जाने के बाद उसको क्या नाम देंगे, ये हम यहाँ देखेंगे। अगर रिकॉम्बिनेंट वाला गया होगा तो अगर वो बैक्टीरिया के अंदर चला जाए, वेक्टर अंदर चला जाए, कोई भी वेक्टर हो, ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट वेक्टर हो या नॉन रिकॉम्बिनेंट, हम उसको ट्रांसफॉर्म्ड बोलेंगे। ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट, जिस बैक्टीरिया के अंदर वेक्टर चला जाए उसको ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट बोलेंगे। तो अगर रिकॉम्बिनेंट वाला वेक्टर अंदर गया तो हम उसको ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट होस्ट बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट होस्ट। बट अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला वेक्टर गया, मतलब ये वाला वेक्टर गया अगर नीचे वाला, दिस वन, दिस इज फर्स्ट केस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, दिस इज सेकंड केस। अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला वेक्टर गया तो हम उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म, क्योंकि होस्ट के अंदर वेक्टर गया। ट्रांसफॉर्म शब्द हम तब यूज करते हैं जब होस्ट के अंदर बैक्टीरिया पहुंच जाए। तो वेक्टर बैक्टीरिया के अंदर पहुंच जाए तो हमारे दोनों भी वेक्टर की पॉसिबिलिटी है अंदर जाने की। तो हमने अगर रिकॉम्बिनेंट वाला जाए तो उसको ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट बोल दिया, और नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला जाए तो हम उसको ट्रांसफॉर्म नॉन रिकॉम्बिनेंट होस्ट बोलते हैं। और अगर दोनों भी ना जाए उसको हम बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्म्ड नॉन रिकॉम्बिनेंट, NTNR। इसको हम क्या बोलेंगे? TR। इसको हम क्या बोलेंगे? TNR। और इसको हम बोलेंगे NTNR, नॉन ट्रांसफॉर्म नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो सबसे पहले आपको ट्रांसफॉर्मेशन समझना है। जैसे ही वेक्टर बैक्टीरिया के अंदर जाएगा हम उसको ट्रांसफॉर्म्ड बोलेंगे, अगर वो नहीं जाएगा तो हम उसको नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बोलेंगे। ओके, क्लियर? अब आगे, अब क्या करना है, ये तीनों होस्ट को, होस्ट मतलब यहाँ पे क्या है? बैक्टीरिया है। तीनों बैक्टीरिया को हमने ग्रो कर दिया एक पेपर पे, मान लो ABC, ऐसे तीनों बैक्टीरिया को एक कॉलोनी पे ग्रो किया। फिर पेपर के थ्रू उनका रेप्लिकेट बनाया। मैंने यहाँ दो पेपर लिए हैं, पेपर 1, पेपर 2, दोनों को एक डिश में उगाया। दिस इज पेट्री डिश, बैक्टीरिया आर कल्चर ऑन पेट्री डिश। तो दिस इज पेट्री डिश। पेट्री डिश में हमने बैक्टीरिया की कॉलोनीज को ग्रो किया, उसके बाद पेपर में थोड़ू थोड़ू कॉलोनीज को रेप्लिकेट किया। इसके ऊपर ऐसा पेपर रख के उठा दिया, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस पेपर में थोड़ी थोड़ी बैक्टीरिया की कुछ ट्रेसेस आ जाएंगे, और हमें ये दोनों पेपर को ऐसा लेबल कर लेना है। ओके, व्हाट विल हैपन, उसके बाद इस दोनों पेपर को हमें हमारे वेक्टर के अंदर जो भी जीन है उसके हिसाब से एक मीडियम लेना है। तो हमारा वेक्टर ये था, इसमें कौन सा जीन है? टेट्रासाइक्लिन एंड एम्फिसिलिन, दो ही जीन है, एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। तो इस दोनों मीडियम के अंदर उस पेपर को डाल देना है। अब इसमें हम पहले कौन सा डालेंगे? पेपर 1 पेपर 2 को पहले टेट्रासाइक्लिन में डालना है या एम्फिसिलिन मीडिया में डालना है, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? वो डिसाइड करेंगे हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ डाला है। मान लो मैंने इस वेक्टर के, मैंने इस साइड पे कट मारा है, तो मतलब मान लो ये साइड कौन सा होगा? टेट्रासाइक्लिन का ये साइड आई गेस BAM H1 है और SAL H1 है। देखो टेट्रासाइक्लिन में तुम दो ही जगह जीन को इंसर्ट कर सकते हो, या तो यहाँ या तो यहाँ, या तो BAM पे कर सकते हो या तो SAL1 पे या BAM H1 पे। वहीं अगर मैं बात करूं एम्फीसिलिन का, तो एम्फीसिलिन के भी दो ही साइड्स हैं, PBU एंड PST। प्लीज नोट, इकोर 1 क्लावन हिंदवन इज नॉट द पार्ट ऑफ एम्फीसिलिन। मैंने यहाँ पे मार्केशंस बनाए हैं, ये जो रेड कलर का पार्ट है ये एम्फीसिलिन का एरिया है। अगर यहाँ पे कोई और साइट होता, मान लो यहाँ पे हिंद 2 होता, तो वो भी एम्फीसिलिन के लिए कोड करता, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं हिंद 2। तो एम्फीसिलिन के पास दो ही कोडिंग सीक्वेंस है, PVU एंड PST। एंड टेट्रासाइक्लिन के पास भी दो है, BAM H1 एंड SAL1। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसके नीचे का प्रोसेस थोड़ा सा टफ है, वो आज खत्म नहीं हो पाएगा। आज आप सिर्फ NCERT से वेक्टर्स पढ़ के आना, प्लीज वेक्टर पढ़ के आना, और उसमें PBR वेक्टर भी दिया है, PBR 322 वेक्टर, वो आप पढ़ के आना। ठीक है, PBR वेक्टर का हम सिर्फ एक फुल फॉर्म जानेंगे। व्हाट इज PBR? दिस इज PBR वेक्टर।
This is PBr 322 vector. PBr 322 वेक्टर की नेमिंग हमें कैसे करनी होती है? प्लाज्मिड बॉलीवर रॉड्रिक्स 322 इस लैब नंबर कितने नंबर पे ये बनाया गया था? तो पीबीआर फुल फॉर्म में है प्लाज्मिड बोलीवर नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था। रॉड्रिक्स और 322 इज द नंबर जो उन्होंने इस नंबर पे इस प्लाज्मिड को बनाया था। ओके, तो आज तुम लोग घर से एक बार ये पढ़ के आना पीवीआर 322 एंड ऑल। वी विल कंटिन्यू टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर। प्लीज इतना रीड करके आना, वरना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप अगर भूल जाओगे तो नेक्स्ट वाला जो सिलेक्टिव रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस है उसमें आपको दिक्कत आएगी। ओके ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।